मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका इंग्लिश का पेपर है। जो आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। जैसे आपकी इंग्लिश की क्लास का टाइमिंग जो है उस टाइम आपका पेपर शुरू होगा, तो उस वक्त बच्चे सभी तैयार रहें। जितना टाइम आपको आपके पेपर के लिए मिलेगा वो पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। जितने 40 मिनट का पीरियड रहता है तो उस 40 मिनट के अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करके अपनी टीचर को भेज देना है। ठीक है? सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो, यस मैम। आवाज़ सुनाई दे रही है ना? रोहित? यस मैम। हाँ। यस मैम। हाँ, तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की जब क्लास होगी आपकी, उसी टाइम आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिसको ओपन करके आपको नाम अपना लिखना है। फिर वो आपको पेपर स्टार्ट करके सबमिट करवा देना है। टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसके पर्सनल नंबर पे करना आपको। ठीक है ना? और जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेगी आपकी, जैसे इंग्लिश मैडम जो लिंक पे क्वेश्चन आएंगे वो नोटबुक पे करने हैं क्या? नहीं, वो उसी में करने हैं आपको टिक। फॉर्मेट पे आएगा तो तो उसी में आपको टिक करने हैं। टिक करके जो करेक्ट आप आंसर पे आप करोगे, फिर वो आपको सबमिट करवा देना है उसी टीचर को। ठीक है? ओके मैम। ओके हाँ, मैम। तो आज हम अपनी वसंत जो पाठ्य पुस्तक है उसे हम आज पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ पढ़ते हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इसमें बताया है हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी चिट्ठियों के बारे में बताया था। जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे हमारे पास और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उस वक्त क्या था, हमारे जो समाचार के आदान प्रदान है वो किससे होते थे? पत्रों से होते थे। तो हम जो आज जो बात अपने टेलीफोन पे कर लेते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं, उस जमाने में क्या होता था? पत्र से कोई भी हमारा जो संदेश है, हमारी जो बात है, हम पत्रों के माध्यम से दूसरे को भेजते थे। पत्रों को पहुंचने में बहुत देर लग जाती थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा माध्यम था जिसमें व्यक्ति अपने मनोभाव को प्रकट कर सकता। तो ये कहते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। कि उपयोगिता है, पत्रों की उपयोगिता क्यों बनी रहेगी? क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं ना, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी जो मोबाइल है वो नहीं कर सकता, क्योंकि पत्रों में तो हम अपने जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके अपने मनोभाव को प्रकट कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या विचार रख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन मोबाइल में तो हम कोई भी बात हो तो हम ज़रूरी बातें हैं वो कह देते हैं और उसको रख देते हैं, अपने मनोभाव को प्रकट नहीं कर सकते। पत्र हम लिखते हैं तब क्या होता है, हम अपने मनोभाव को उसमें प्रकट कर सकते हैं कि हम दूसरे के प्रति हमारे क्या भाव हैं, हम उसके लिए क्या लिखना चाहते हैं वो प्रकट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पत्रों की उपयोगिता है वो हमेशा ही बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के जो आधुनिकतम साधन है वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? कि एसएमएस में हम संदेश देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, वो संदेश है। जैसा पत्र एक संतोष दे सकता है वैसा वो नहीं दे सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, साहित्य हो और कला के क्षेत्रों में भी जो तमाम विवाद है
और जो नई घटनाओं की जड़ है वो भी पत्र से ही प्राप्त होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का जो तमाम साहित्य है वो किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी का भी निभाई है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे इन पत्रों ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो, कि पत्रों का भाव है वो सब जगह एक जैसा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। क्योंकि पत्र है वो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में उनको पत्र कहा जाता है, किसी दूसरी जगह में क्या क्या कहा जाता है वो हम पाठ के आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पत्र, चाहे पत्र को कुछ भी कहा जाए, किसी भी देश में अलग अलग नाम होते हैं पत्रों के, लेकिन वो क्या होगा कि उनके भाव है वो एक जैसे ही होंगे। अब हमने स्टूडेंट एक जो अपना पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से अपने प्रश्न बन रहा है कि किसकी दुनिया अजीबोगरीब है। तो पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता है वो हमेशा बनी रहेगी। इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर अपना दूसरा प्रश्न बन रहा है कि जो पत्र है वो जो कौन वह काम कर सकते हैं जो संसार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। ये अपना जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसमें आ सकता है। तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। और पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। फिर अपना एक प्रश्न और बन रहा है कि दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अपना प्रश्न बना दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है। हम उत्तर लिखेंगे दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। फिर आगे पढ़ते हैं पत्र को उर्दू में खत, कि देखो पत्र को किसमें क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में है। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। जैसे हम पत्र कहते हैं वैसे उर्दू में उसको क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में भी पत्र कहा जाता है, संस्कृत में भी पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागद, कन्नड़ में क्या कहा जाता है? कागद कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम। मैडम 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तेलुगु में, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर बताऊंगी आपको। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा शामिल में तमिल में कड़िद कहा जाता है। कि पत्र को अपना ये भी प्रश्न बन रहा है इसमें कि पत्र को और क्या क्या दूसरी भाषाओं में क्या कहा जाता है। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए कि तमिल में पत्र को क्या कहा जाता है, उर्दू में क्या कहा जाता है। ये यहाँ तक कड़िद, तमिल में कड़िद कहा जाता है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि पत्र है वो हम सब जानते हैं कि यादों को सहेज कर रखते हैं। यादों को सहेज कर कैसे रखते हैं कि मान लो किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो हमारे चाचा हो, मामा हो, ताऊ जी हो, रिश्तेदार कोई भी हो, हमारे भाई बहन हो या हमारा और कोई प्रियजन हो, उन्होंने हमें मान लो 70 में कोई पत्र लिखा, वो पत्र हमने आज तक सहेज कर रखा है। तो उस टाइम उन्होंने किस भावना को व्यक्त किया था, उस भावना को हम सहेज कर रख सकते हैं। और जब भी हमारे मन में आए हम उसको पढ़कर अब संतुष्ट हो सकते हैं, अपनी आत्मा को संतुष्टि पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो SMS है, जो मोबाइल पर जो संदेश दिए जाते हैं, उनको हमें एक समय के बाद में डिलीट करना पड़ता है, नहीं हम अपनी मेमोरी है वो फुल हो जाती है। तो पत्र जैसा संतोष है वो कोई भी आधुनिकतम संचार नहीं दे सकता। पत्र है वो यादों को सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी पुरानी याद है उसको हम सहेज कर रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है।
कि इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, कि संदेह है यानी किसी को भी शंका नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, कि हर व्यक्ति पत्र है वो अपनी एक योग्यता से लिखता है। यानी कोई पत्र है वो एकदम साधारण भाषा में लिख सकता है, कोई है वो बहुत ही उसको अपनी अच्छी भाषा में लिख सकता है, कोई है अपने मनोभाव को प्रकट कर सकता है। तो पत्र लिखने की अपनी अपनी कला है। जैसे जैसे जिसके पास शब्द होते हैं, भाव होते हैं, वैसे वैसे वो पत्र लिखता है। तो वो कवि कह रहे हैं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम पत्रों में चाहे जो जिसको कुछ भी लिख दे। हम किसको लिख रहे हैं, अपने से बड़े हैं, छोटे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने से बड़ों से लिख रहे हैं तो पत्र को कैसे लिखेंगे, अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, अपने बराबर वालों को दोस्त यानी दोस्तों को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से पत्रों का अपना एक दायरा होती है, एक सीमा होती है उसकी। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं, कि दुनिया भर के में रोज करोड़ों पत्र, कि दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र यानी पत्र डाले जाते हैं। वो एक दूसरे को तलाशते, एक दूसरे से तलाशने से मतलब क्या है कि वो जहां पर जिसको पत्र दिया जाता है उसका हम पता लिखते हैं, वह उस ठिकाने पर पहुंचता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। भारत में ही रोज कितनी चिट्ठियां डाली जाती है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो क्या साबित करती है, जो यह साबित करती है कि पत्र की कितनी अहमियत है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में रोज कितनी करोड़ जो चिट्ठियां हैं वो डाली जाती है, जो क्या साबित करती है। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1953 में ये कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, नरेश या फिर तेज घोड़े रहे हैं। कि पहले क्या होता कि जब संचार के हमारे पास साधन नहीं थे, तब क्या होता, हमारे जो हम पत्र है या कोई भी संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, वो किसके सहारे भेजते थे, किसी एक व्यक्ति को भेजते थे, जिसे क्या कहा जाता, हरकारे, और या फिर जिसका घोड़े पर पत्र वो दिया जाता था, वो हरकारा होता था, वो घोड़े पर बैठ कर जाता था और वह जिसको संदेश देना होता था उसको देता था। जैसे भी आपने अपने उसमें टीवी में आप देखते हो कि जैसे राजा महाराजाओं का कोई भी जो दिखाया जाता है सीन, उसमें देखते हो जैसे श्री कृष्ण धारावाहिक आया था, उसमें दिखाया गया था कि कोई भी संदेश देते हैं तो किसको भेजा जाता था, एक व्यक्ति को भेजा जाता है संदेश देके, जो दूसरे राजा के पास संदेश लेके जाता है। किस पे लेके जाता है, वो घोड़े पर लेकर जाता है और उसको सूचना को देता है। जो राजा दूसरा राजा फिर वापस जो उत्तर में लिखता है वो उसको लेकर आ जाता है कि कोई संदेश वाहक आया है या कोई दूत आया है। तो पहले राजा महाराजा के ज़माने में ऐसा होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, फिर उनका नाम हरकारे पड़ गया। वो अपने उनके द्वारा जो पत्र है वो पहुंचाए जाने लगे। उसके बाद में पहिया आए। पहिया आए से मतलब जब अब ये जो अपने आवागमन के साधन है जब वो बढ़ गए, तब उसके बाद पत्रों से आदान प्रदान होना शुरू हो गया पहिए के द्वारा, यानी गाड़ियों, मोटर गाड़ी, इनसे पत्रों का आवागमन शुरू हो गया। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव,
बदलाव आया। लेकिन जब रेलवे सेवा शुरू हुई और तार, पहले एक तार भेजा जाता था जो तुरंत ही पहुंच जाता था, तो उससे है वो हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का शुरू किया। तार थे वो भेजा जाता, उसमें क्या होता था कि कोई जो भी अपना महत्वपूर्ण संदेश होता था वो तुरंत ही उसमें लिखा जाता और तुरंत प्रभाव से पहुंच जाता था। तो पहले ऐसे होता था कि तार किसी के घर में आया है यानी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो वो कह रहे हैं कि तार है वो रेलों से भी ज्यादा गति से पहुंच जाते थे पहले। अब टेलीफोन है, वायरलेस है और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब तो टेलीफोन है, मोबाइल है, इनसे हम फटाफट एक दूसरे के पास अपना संदेश है, कैसा भी संदेश हो महत्वपूर्ण, उसको पहुंचा सकते हैं। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, यहाँ से लेके और अब आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने मैडम कहाँ से? यहाँ से करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था से लेके आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है बेटा, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न बन के आ सकता है ओके अपना। मैम। आगे देखिए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी ने पत्र को किस लिया, कला के रूप में ले लिया। माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना। रोहित जोशी, माइक बंद कर लीजिए बेटा, आवाज क्लास डिस्टर्ब होती है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था में सुधार हो और पत्र है वो सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे, इसके लिए भी बहुत प्रयास किए गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डाक व्यवस्था की गड़बड़ी से या डाकिए की वजह से, डाक पहुंचाने वाला कौन होता है, डाकिया, तो वो उसकी दिशा से वो जो पत्र ले जाते हैं उससे क्या है, थोड़ी पत्रों में पहुंचने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो उसको सुधारने के लिए उन्हें सही दिशा में सही दिशा में पत्र पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पत्र संस्कृति यानी पत्र की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो, इसके लिए क्या किया गया कि स्कूली पाठ्यक्रम में, जो स्कूल का पाठ्यक्रम होता है यानी जो पढ़ने की जो किताबें होती हैं, उसमें भी पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप लोग पढ़ते हो ना, पत्र आते हैं आपके, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, परख हो, कुछ भी, उसमें आपके पत्र दिया जाता है। तो पत्र लेखन किस लिए शामिल किया गया पाठ्यक्रम में, ताकि पत्र जो संस्कृति है उसका विकास हो। क्योंकि समय के साथ अब मोबाइल चल गए हैं, तो आज में से अधिकतर बच्चे हैं वो पत्र लेखन की कला से वंचित हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि किसको, अगर उनको कह दिया जाए कि अपने पापा को पत्र लिखिए, तो अधिकतर बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए यह बच्चों में यह जो पत्र संस्कृति है वो चलती रहे, उनको पता रहे कि पत्र क्या होते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। भारत में ही नहीं, जो भारत, दुनिया के कई देशों ने, कि दुनिया हमारे जो विश्व है उसके कई देशों ने क्या किया, इसके लिए प्रयास किए और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। और सबसे ज़्यादा प्रयास है वो किसने किया, विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का मैम आवाज नहीं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। भूमिका
यस मैम। मैडम आ सुनाई रही दे है, बेटा मेरी? आ आ रही है रही है मैडम। हाँ मैम आ रही है। हाँ, बोलो मत तो बीच में। आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? यस मैम। हाँ, तो इसके लिए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू हुआ। कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से विशेष प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, यानी 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाई। वो कब से करवानी शुरू करी उन्होंने? 1972 से। कि जैसे कोई भी प्रतियोगिता होता है, जैसे आप लेते हो ना प्रतियोगिता में, चित्रकला प्रतियोगिता होती है आपकी, कंपटीशन जिसे आप बोलते हो, ड्राइंग है, पोस्टर प्रतियोगिता है, और खेल है, कूद है, और इनमें जो सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है, वैसे ही पत्र लेखन प्रतियोगिता की भी क्या किया, प्रतियोगिता आयोजित की, और उसमें 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चे थे उनको शामिल किया गया, और यह सन 1972 से शुरू किया गया। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो आप लोग, सन 1972 से शुरू किया गया। यहाँ से करेंगे, विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए, और यहाँ से विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यहाँ तक यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यह भी सही है कि खास तौर पर जो बड़े शहर हैं और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कि जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें क्या हुआ है कि जो संचार के साधन है वो तेजी से विकसित हुए हैं, और भी अन्य कारणों से जो पत्रों की आवाजाही है, यानी पत्रों के जो आवागम आने जाने की जो क्रिया है, वो उसमें कुछ फर्क पड़ा है। क्योंकि आजकल जो साधन हम पत्रों से जो हम संदेश है पत्रों से दे सकते हैं, वो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, फोन पर ही देते हैं। तो इससे क्या हुआ है, डाक जो पत्र है उस पर फर्क पड़ा है, और वो है पत्रों की आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। पर देहाती दुनिया यानी जो देहात में रहने वाली है, गांव में रहने वाली है, ग्रामीण जनता है, उनकी आज भी ही चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कि अब आज के ज़माने में फैक्स होने लगे, ईमेल होने लगे, टेलीफोन है, मोबाइल है, इनसे चिट्ठियों की तेजी को रोका है। कि जिससे पहले ये जब साधन नहीं विकसित थे, उससे पहले जब या पत्र आते थे उनकी संख्या में गिरावट आई है। क्योंकि जो काम पहले इनसे इनसे होते थे, ईमेल जो पत्र से जो पहले जो काम पत्र से होते थे, आजकल वो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल इनसे होने लगे हैं। इससे क्या है, पत्रों की संख्या में गिरावट आई है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर जो व्यापारिक डाक होती है उनकी संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। अब हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि जो पत्रों की आवाजाही है वो किससे प्रभावित हुई, वो यहाँ से करेंगे। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। इसको हम ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखेंगे, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से चिट्ठियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैडम कहाँ से? मैडम यहाँ कहाँ से से? फैक्स, ईमेल से, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन यहाँ तक, यहाँ से रोका है यहाँ तक। इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे, जब ऐसे लिखेंगे, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की आवाजाही इनसे प्रभावित हुई है।
जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे, उसकी तह में जाएंगे, तो आपको ऐसा मिलेगा कि जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, कि जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्र का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो, कि आपको अगर आप उसमें जाएंगे बारीकी में तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने किसी को पत्र न लिखा हो और ना ही लिखवाया हो और ना ही पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया हो, क्योंकि पहले जब कोई भी साधन नहीं था, केवल पत्र द्वारा चिट्ठियाँ आती जाती थी, उनसे समाचारों का आवागमन होता रहता था। तो उससे क्या था कि चिट्ठियों की बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। मान लो किसी के फादर हैं, वो दूर रह रहे हैं, पापा है वो दूर रह रहे हैं, कलकत्ता है, मुंबई रह रहा है, वो गांव में रह रहा है, तो उसके पास अपने पापा के पास संदेश भेजने का क्या साधन था? पत्र था। तो वो पत्रों के द्वारा क्या करते थे? अपने पापा से बातचीत करते थे, पापा है उनसे बातचीत करते थे। तो बहुत ही इंतजार रहता था कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या लिखा है। पापा को ये इंतजार रहता था कि बच्चे ने मेरे लिए क्या लिखा है। तो वो अगर समय पर जाए तो हम कह सकते हैं कि पत्रों उस समय कितने महत्वपूर्ण थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे जो सैनिक है, जो देश की सीमा की रक्षा करने में लगे हुए हैं, उनको जितना पत्रों का इंतजार रहता है वो शायद किसी को नहीं रह सकता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सैनिक होते हैं, हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के रक्षक जो हैं, वो कहाँ कहाँ पर, लद्दाख है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, ऐसी ऐसी जगह लगे हुए हैं जहाँ पर इतनी अत्यधिक ठंड रहती है, जहाँ पर आवागमन हेलीकॉप्टर द्वारा उनको जो सामान है वो पहुँचाया जाता है, वहाँ पर और साधन नहीं होते, तो उनको पत्रों का बहुत ही इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। एक ऐसा भी दौर था, एक ऐसा भी जमाना था जब लोग क्या करते थे? पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, क्योंकि पत्र पहुंचने में कितना टाइम लग जाता था? 10-15 दिन या महीने लग जाते थे। तो लोग क्या करते थे? पत्र का इंतजार करते रहते थे। पर अब वह बात नहीं। लेकिन अब वह बात नहीं, क्योंकि अब जो संचार के आधुनिकतम साधन है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधनों के विकास से जो चल रहे हैं, जैसे हमारे जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, अफेक्स है, ईमेल है, मोबाइल है, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और जो हमारे परिवहन के जो साधन हैं, उससे भी क्या होता है कि उनकी दूरी घटाती है। कि जो काम, जैसे हमें कोलकाता पहुंचना है तो जयपुर से हम बैठेंगे हवाई जहाज में, तो हम मात्र 1.5 या 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो समय के जो दूरी है वह कम हो गई है। तो इसने भी इसकी दूरी को, परिवहन ने भी दूरी को घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोगों के लिए संचार का साधन केवल क्या था? इकलौता साधन चिट्ठी था, लेकिन आज और भी साधन है वो विकसित हो चुके हैं। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? तो हम अंडरलाइन करेंगे, पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पर आज क्या है? पर आज और भी साधन है वो विकसित हो चुके हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। पहले लोगों के लिए संचार का साधन, इकलौता साधन चिट्ठी था, और पर आज है और भी साधन है वो विकसित हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके भाग 3 से
हमने 5 पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके हमने एक भाग को पढ़ लिया है। इसमें से अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है, कुछ पूछना है? नो मैम। तो आप इतने हैं, नो मैम। इसको आप दोबारा मैडम इस पाठ को आप दोबारा पढ़ेंगे। और आज आपका जो टेस्ट है वो आप टेस्ट है वो अच्छे से देना, टाइमिंग का ध्यान रखना। ठीक है बेटा? मैडम हाँ मैडम चैप्टर 4 का पीडीएफ। हाँ मैं सबको भेज दूंगी, आप उसकी टेंशन। ठीक है?